उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई और किसान मोर्चा ने मिशन उत्तर प्रदेश की घोषणा कर दी। अब सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप आ रहे हैं कि जो किसानों की महापंचायत थी वह पूरी तरह से राजनीतिक थी। सरकार के विरोध में एक मोर्चा खड़ा किया गया है जिसका काम केवल विरोध करना है। कृषि कानूनों या किसानों के मुद्दे से कुछ खास मतलब किसान महापंचायत का नहीं था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया किसान सभा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अतुल अंजान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं? कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीतिक हो गया, सिर्फ चुनाव हराने पर आप लगे हुए हैं, राज्यों में जा रहे हैं जहां चुनाव होने वाला है, इस तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 3 काले कानून कृषि संबंधी आप लाए, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी न देने का आपने मन बनाया, और ये बिजली बिल 2020 लाए, ये जो 4 लेबर कोड लाए, ये राजनीति नहीं था तो और क्या था? आप सारी गतिविधियां राजनीति की कर रहे हैं और जो उसका विरोध करें तो कहें राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। आप ये बताइए ना, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्यों ख़त्म किया आपने 3 काले कानूनों के अंतर्गत? एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट तो देश के अंदर साधारण आदमियों को जमाखोरों से बचाने के लिए है। इसीलिए सरकार ने कहा था कि इससे ज़्यादा कोई स्टॉक अपने पास नहीं रख सकता। आपने वो लिमिट ही ख़त्म कर दी। अब 10-10 ज़िले, एक-एक ज़िले के अंदर कोई आदमी अगर सारे सरसों के तेल का स्टॉक रख लेगा तो फिर वो अपने मनमानी हिसाब से नहीं बेचेगा। हो नहीं रहा है। अभी 4-3 महीने पहले 90 रुपए किलो सरसों का तेल बिक रहा था, आज 190 का हो गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का यही तो असर है। इसी तरह की गतिविधियों से तो आप कर रहे हैं। और अगर हम किसान जो इस सरसों के तेल का सरसों पैदा करते हैं, जो उत्पादक है सारी चीज़ों का, वह अगर अपने अधिकार की बात करे तो राजनीति हो गई। एक छोटा सा कारखाने से निकलने होने वाली साबुन की बट्टी और एक दवाई का दाम और किसी भी बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाले कोई सामान के ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है और किसान अपने उत्पादन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं लिखने को तैयार है। उसकी इजाज़त नहीं है उसको। और सरकार से हम कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दो। गेहूं का, धान का, बाजरे का, ज्वार का, दलहन का, तिलहन का, मक्का का, है सब चीज़ों का, कृषि उत्पाद का, आलू का, आप नहीं करने को तैयार हो। आप लूटने की इजाज़त दे रहे हो इस नए 3 कानूनों से। मुझे बताओ क्या ज़रूरत थी इस 3 कानूनों की? ये देश के अंदर आप कह रहे हो कि हम निःशुल्क राशन बांट रहे हैं। झूठ और फरेब की बात नरेंद्र मोदी बोलना बंद करो। लेकिन अब तो आप सरकार बदलने की बात कह रहे हैं कि सरकार उसको गिरा देना है, किसी और को बना देना है। लुटते लुटते क्या करेंगे? क्या करेंगे लुटते लुटते? एक ट्रेन के अंदर डकैत घुस जाएं और पूरे लोगों को लूटने लग जाएं तो हम तपस्या करेंगे वहां बैठ करके कि कहेंगे भगाओ इनको लुटेरों को, सब लोग इकट्ठा हो, मारो पीटो, भगाओ इनको डिब्बों से, ट्रेन से। आज इस देश में वैसी डकैती डाल रहे हैं तो इसलिए हम उनको भगाने की बात कर रहे हैं। अगर उनको राजनीति समझ में आ रहा है तो वो राजनीति समझे इसको, लेकिन किसान अगर उनको बदलने की बात कर रहे हैं तो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन तो हो गया एक दिन का, अब जो है अगला कदम क्या होने वाला है? और आप लोगों ने 6 तारीख तक का डेडलाइन भी सरकार को दिया था, आज 6 तारीख है, करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ उसके ऊपर। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है? मैं स्वयं करनाल गया था जी मैं चोट खाए हुए लोगों से मिला था। जी। मैं मृतक शहीद परिवार के लोगों से मिला था, किसान परिवारों से। करनाल के अंदर हमने फैसला किया कि हम 6 तारीख तक, जो कि 5 को हमारी पंचायत थी, महापंचायत थी मुजफ्फरनगर की, इसलिए हमें 6 तारीख का समय है। कल फिर करनाल में मीटिंग होगी। हमने मांग किया था कि 25 लाख मृतक को, आश्रितों को दिया जाए, उसके परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। हमने ये मांग किया था जो एसडीएम है उसके खिलाफ धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दायर करके उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन हमें मालूम है कि सरकार बर्खास्त नहीं कर रही, क्योंकि वह जो एसडीएम है वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और बड़े संघ के नेता का भतीजा है। तो कैसे करेंगे वो? उनके भाई, उनके चचा जी राज्यसभा के मेंबर हैं, तो हमें सब मालूम है, सब कुछ है। लेकिन देखा जाएगा, टकराहट होगी, जो राजमाइश होगी, देखना है। किसानों में ताकत है कि सरकार में ताकत है। हम पिट भी सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते। संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे पहले भी भारत बंद के आह्वान किए,
बहुत ज़्यादा वो सफल नहीं रहे। 25 तारीख को आप लोगों ने फिर से कहा है कि पूरी ताकत के साथ भारत बंद का आपने आह्वान किया 25 सितंबर को। उसको भी क्या जिस तरह से मुजफ्फरनगर में पूरे देश से भीड़ जुटाई गई, उसी तरह से लोग सड़क पर उतरेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किसने कहा कि पहले जब हमने भारत बंद किया था तो सफल नहीं रहा? सरकार ने आपको बताया क्या? नहीं, पहले भी हमने भारत बंद किया था तो 80% भारत बंद था। हमने 5 बार राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम किया था, 90% राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हुए थे। हम नहीं कह रहे, भारत सरकार का गृह मंत्रालय कहता है। इस बार भी बंद होगा। और अगर मान लो बंद 50% हुआ तो 50% अगर बंद हुआ तो 50% लोग तो इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए ना, तो हमारी तो जीत हो गई। और हम आपसे कहना चाहते हैं 95% बंद होगा भारत। लाठी और गोली और पुलिस लगा देगी तब भी बंद होगा। फौज भी लग जाएगी तो इंतज़ाम हम करेंगे, हमारे सीने खुले हुए हैं। लगाओ ना फौज, फौज लगाओगे तो इन्हीं किसानों के बेटे, मोदी जी आरएसएस के संघ के बेटे फौज में नहीं हैं, किसानों के, खेत मजदूरों के, मध्यम वर्ग के, इनके बेटे फौज में हैं, पुलिस में हैं। इसलिए ये वो लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की सरहद को बचाने के लिए, और उनके बाप दादा लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन को बचाने के लिए, अब अपने बाप दादाओं की ज़मीन को बचाने के लिए। हम माओवादी नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम अलगाववादी नहीं हैं, हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम अपने देश की धरती को बचा रहे हैं। अपने देश की धरती को जो आप कॉरपोरेट घरानों के हाथ कैद कराना चाहता थे, हम निकले हैं सड़क पर और हम अपनी खेती बचाने के लिए लड़े। हम ये समझते हैं कि खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, किसान, खेती, गांव बचेगा तो देश बचेगा। ये देश बचाने की लड़ाई है। पूछता हूँ ना, किसान तो तबाह हो गया 5 साल में। आप 5 साल में आय हमारी दुगनी करने चले थे कि आप अडानी की आय दुगनी करने चले थे? आखिरी सवाल है, तमाम संघर्ष के बीच सरकार तो एडमेंट है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेंगी, तो इसमें इन तमाम तरह के प्रयासों का नतीजा आखिरकार क्या निकलेगा, हासिल क्या हो रहा है? मुजफ्फरनगर में तो कह दिया है कि सरकार पीछे नहीं हटती तो हम भी पीछे नहीं हटते। सरकार अगर इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों के अंदर हमने 27 सितंबर को भारत बंद का नारा दिया है। आए, देखें, बातचीत करें, समझें देश की जनता किसके साथ है। वरना हमने तो सुना था कि भारतीय दर्शन में और हिंदू संस्कृति में 40 साल के बाद लोग भगवा वस्त्र पहन करके जो है वानप्रस्थ की ओर चले जाते थे, हिमालय की कंदराओं में जाकर आत्मा को परमात्मा से मिलाते थे। ये अजीब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का खेल है कि तमाम गेरुआधारी वस्त्र लौट करके चले आ रहे हैं। हिमालय की कंदराओं से तो गए नहीं, लौटकर सब संसद और विधानसभाओं में जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने खेत खलिहान को नहीं बचा रहे हैं, इस देश की संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, इस देश की परंपराओं को बचाने की लड़ाई है, इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बचाने की लड़ाई है। हमारे बाप दादाओं की टैक्स से जो लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति सार्वजनिक बनी है, उसको बचाने की लड़ाई है। रेल को बचाने की लड़ाई है, भेल को बचाने की लड़ाई है, सेल को बचाने की लड़ाई है, एलआईसी को बचाने की लड़ाई है, बैंकों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई क्या नहीं है, ये आत्मनिर्भरता और अपने स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। और इस बचाने की लड़ाई में अगर सरकारों को हटाना पड़ेगा तो हटाएंगे। इसलिए मुजफ्फरनगर से हमने नारा दिया है 27 सितंबर देश बंद और भारतीय जनता पार्टी को वी डिफीट बीजेपी एंड पनिश बीजेपी। बीजेपी को हराओ और बीजेपी को सजा दो, क्योंकि ये देश को सजा दे रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम विषयों पर बात रखी अपनी अतुल अंजान ने। उनका कहना है कि यह सिर्फ खेती खलिहान और किसानों को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए अब किसान एकजुट हो चुके हैं, और इसलिए मुजफ्फरनगर से वो नारे दिए गए। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।